जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम हिंदी का कुछ करा रहे हैं। पहला हमने आपको हिंदी में वर्णमाला पढ़ा दी है अभी तक, इसके अलावा वर्तनी शुद्धि पढ़ा दिया है और आज हमने आपको पढ़ाया था विराम चिन्ह। तो हम पहला जो हमने पढ़ाया है आपको टॉपिक वर्णमाला, तो उससे संबंधित हम आज कुछ करा रहे हैं। ये क्विज आपको हिंदी क्विज नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो हिंदी से रिलेटेड क्विज हैं ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो, जैसे वीडियो, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट या अदर जो भी एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट में जो आरओ का एग्ज़ाम होता है और हाई कोर्ट क्लर्क और स्टेनो वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसमें काम आएंगे। इसके अलावा सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और भी जो अदर स्टेट के जैसे टेट रहते हैं उनमें जिसमें हिंदी आती है उसमें काम आएंगे। यूपी एसआई, यूपी पुलिस में एसआई, कांस्टेबल, एमपी पुलिस में जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें भी हिंदी आती है उन सभी एग्ज़ामों में ये आपको जो हमने हिंदी के टॉपिक पढ़ाए हैं वो काम आएंगे और ये जो हम क्विज करा रहे हैं ये काम आएंगे। तो अब हम आज पहला क्विज कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला का। इसके बाद हम दूसरा क्विज लेकर आएंगे आपके लिए। ऐसे ही एक दो दिन में हम आपको क्विज लेकर आते रहेंगे जिससे आपका रिवीजन बना रहेगा। तो हम आपको दूसरा क्विज लेकर आएंगे वर्तनी शुद्धि से संबंधित। तो पहले हम अपना हिंदी का पहला क्विज कर रहे हैं वर्णमाला। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है। हिंदी में हमने आपको बताया था कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 50, 51, 52, 53। तो हमने आपको बताया था हिंदी में मूलतः जो वर्णों की संख्या दी गई है वो कितनी बताई गई है, 52 बताई गई है, जिसमें से 11 स्वर बताए गए हैं। कितने स्वर? 11 स्वर बताए गए हैं। 33 मूल व्यंजन बताए गए हैं, 33 व्यंजन कह सकते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन बताए गए हैं। 2 उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन बताए गए हैं और 2 बताए गए हैं आपको अयोगवाह। तो इस तरीके से हिंदी में मूलतः वर्ण कितने मिलेंगे आपको? 52। इसका 52 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में संयुक्त स्वर हैं। निम्न में संयुक्त स्वर है कौन सा? आप देखिए, ए, आ, उ, ई, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? इसमें संयुक्त स्वर जो होगा वो होगा ए। हमने आपको क्या बताया था कि कौन कौन से संयुक्त स्वर होते हैं? 4 संयुक्त स्वर हमने आपको बताए थे, ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 आपको संयुक्त स्वर बताए थे। ये संयुक्त क्यों इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है? क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ए को देख लीजिए, जो इसमें ऑप्शन में ये सही है, इसी को देख लेते हैं। ये बनता है आ प्लस ई से। याद रखिएगा किससे बनता है? आ प्लस ई से बनता है ए। तो ये संयुक्त स्वर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ये वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? सघोष वर्ण हमने घोषत्व के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा था। किसमें? अघोष और सघोष। हमने बांटा था अघोष में और सघोष में। तो हमने आपको क्या बताया था? सघोष में क्या बताया था? अघोष में हमने बताया था कि 1, 2 याद रखिएगा और सघोष में 3, 4, 5। मतलब जो हमने आपको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग जो हमने लाइन से बनाए थे उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये इस तरीके से जो बनाए थे। तो इसमें जो पहला, दूसरा रहेगा वो अघोष में आएगा और जो तीसरा, चौथा, पांचवा रहेगा वो सघोष में रहेगा। तो हम देख लेंगे का, ये तो पहला ही हो गया, तो ये पहला और दूसरा किस में था? अघोष में, तो ये नहीं होगा। और पा, फा दूसरे नंबर पे आता है तो ये भी नहीं होगा। चा, छा, ये भी दूसरे नंबर पे आता है, नहीं होगा। प्लस तो बचा ये ई। हमने आपको सघोष में क्या बताया था? 3, 4, 5 प्लस हा प्लस अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या, रा, ला, वा प्लस सारे स्वर भी हमने आपको क्या बताया था? सघोष होते हैं। तो इसमें स्वर कौन सा? ई जो है एक स्वर है, तो ये सघोष में आ जाएगा। स्वर क्या होते हैं? सारे स्वर सघोष होते हैं और सारे स्वर अल्प प्राण भी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है?
तो हमने पंचम वर्ण बताया था पंचमाक्षर, तो पंचम वर्ण कौन से बताए थे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। हमने कौन कौन से बताए थे आपको, अंगा, या, अणा, ना और माँ, हमने ये 5 आपको बताए थे। तो इसमें से कौन सा मिल रहा है, अणा मिल रहा है हमको, तो ये पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, जो प्रयत्न के आधार पर है ला किस प्रकार की ध्वनि है, हमने आपको बताया था ला ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है, ला है पार्श्विक ध्वनि है, हाँ पार्श्विक ध्वनि है ला। और हमने आपको क्या बताया था, प्रकंपित ध्वनि क्या बताया था, प्रकंपित ध्वनि हमने आपको बताया था रा, जब आप रा बोलते हैं तो आपकी जीभ में कंपन होता है, तो इसे प्रकंपित ध्वनि कहते हैं। और संघर्षी जो होता है, संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन हमने आपको 4 बताए थे, सा, शा, शा और हा। ठीक है, ये बताए थे। इसके अलावा हमने आपको लुंठित व्यंजन क्या बताया था, लुंठित व्यंजन बताया था रा। तो हमने आपको बताया ना कि अभी रा को प्रकंपित व्यंजन में भी रा बताया और लुंठित व्यंजन में, तो लुंठित या प्रकंपित एक ही बात होती है, इन्होंने 2 बार लिख दिया है। तो ये जो रा है ये लुंठित और प्रकंपित दोनों एक ही बात है, ये होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, जो ला किस प्रकार की ध्वनि, ये होगी पार्श्विक ध्वनि, क्योंकि जब हम ला को बोलते हैं तो हमारे जो मुख से हवा है वो पार्श्व से, जीभ के पार्श्व से निकल जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा कंठ्योष्ठ वर्ण है। कंठ्योष्ठ वर्ण हमने आपको क्या बताया था, कंठ्योष्ठ का मतलब है वो वर्ण जो कंठ और ओठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार का कौन सा वर्ण हो सकता है, सीधी सी बात है, दोनों की सहायता से बोला जा रहा है तो वो संयुक्त व्यंजन ही होगा, मतलब संयुक्त वर्ण होगा। संयुक्त वर्ण इसमें कौन सा दिख रहा है, टा है नहीं, ऊ है नहीं, ओ हो सकता है और खा भी नहीं है, तो ओ जो है यही एक संयुक्त वर्ण है, ये बनता है आ धन ऊ से। तो यही आंसर होगा। कैसे, आ जो हम बोलते हैं वो कंठ से बोलते हैं और ऊ बोलते हैं ओठ से, तो कंठ प्लस ओठ कंठ्योष्ठ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ओ, एक ये कंठ्योष्ठ वर्ण है। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि कौन है इनमें से, तो हमने आपको क्या बताया था मूर्धन्य में कि टमाटर क्या है, हमने आपको ट्रिक बताई थी कि टमाटर महंगे हो गए हैं, मतलब टा वर्ग, टमाटर से टा वर्ग महंगे हो गए हैं, मतलब मूर्धन्य। हम ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराएंगे, ऋषि को बुलाकर मतलब री और सा, हम इसको बुलाकर यज्ञ कराएंगे। तो ये जो सा है ये मूर्धन्य ध्वनि में आता है, तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा क्या, सा हो जाएगा मूर्धन्य ध्वनि में। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से अयोगवाह्य वर्ण कौन से हैं। हमने अयोगवाह्य बताए थे कि अयोगवाह्य वर्ण कौन से हैं, 2 अयोगवाह्य होते हैं। कौन कौन से, अंग और आहा। कौन कौन से होते हैं, अंग और आहा। अंग को क्या कहते हैं, अंग को हम कहते हैं क्या, अनुस्वार कहते हैं, और आहा को हम विसर्ग कहते हैं। तो ये इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट पर चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी। हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजनों की जो संख्या हो जाएगी, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। कौन कौन से, हमने आपको बताए थे हिंदी वर्णमाला में 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, एक होता अड़ा डा, एक होता अड़ा। ये मतलब इसमें नीचे बिंदी लग जाएगी, ये और ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन में आ जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। हमने आपको बताया था कि अर्धस्वर कौन से होते हैं, निम्न में से अर्धस्वर कौन सा कहलाता है। हमने आपको बताए थे कौन से होते हैं अर्धस्वर, या और वा दोनों अर्धस्वर होते हैं, या और वा दोनों अर्धस्वर होते हैं। इन्हें अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी कभी स्वरों के स्थान पर प्रयोग हो जाते हैं। जो हमने आपको बताया था कौवा, तो हम कौवा को क्या लिख सकते हैं, कौवा। और महिलाओं को हमने बताया था महिलाएं, ऐसे हम महिलाएं ऐसे भी लिख सकते हैं महिलाएं, या ये भी कर सकते हैं। तो ये यूज हो गया, और कौवा में वा यूज हुआ था। तो हमने बताया था आपको या और वा जो है
वो अर्धस्वर होते हैं, तो इसमें वा दिया है तो ये अर्धस्वर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण ध्वनि हमने आपसे कौन सी बताई थी कि जो अल्प प्राण ध्वनि होती है वो होती है 1, 3, 5। अल्प प्राण ध्वनि का हमने कहा था कि 1, 3, 5 याद रखिएगा। प्लस इसमें क्या आता है, प्लस अंतस्थ व्यंजन आते हैं और प्लस सारे स्वर भी आते हैं। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन दिया हुआ है एक, तो इसी को हम सही आंसर कर दें। कैसे, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। तो ये जो रा है ये अल्प प्राण ध्वनि हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला और सा का उच्चारण स्थान है। ला और सा का हमने उच्चारण स्थान आपको क्या बताया था, ला और सा का उच्चारण स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंत वर्ग हो जाएगा। दंत हमने आपको कैसे बताया था कि जो ट्रिक बताई थी कि जो थे लाट साहब तख्त से गिर गए और उनके दांत टूट गए। तो दांत टूट गए मतलब दंत वर्ग, लाट साहब मतलब ला और सा, और तख्त से मतलब ता वर्ग। तो इसका जो है ट्रिक ये हो जाएगी कि लाट साहब तख्त से गिर गए और उनके दांत टूट गए, मतलब दंत उच्चारण स्थान हो जाएगा। लाट साहब से ला और सा याद रखिएगा, तो दंत उच्चारण स्थान हो गया इसका। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। हमने आपको नासिक के व्यंजन कौन कौन से बताए थे, अंगा, इया, अणा, ना और माँ, ये नासिक व्यंजन है। इन्हीं को हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो इसमें इया दिया हुआ है तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, छा वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो छा वर्ण जो है हमने आपको बताया है कि जब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, संयुक्त व्यंजन जब पढ़ाया था कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताए थे, संयुक्त व्यंजन बताया था छा के बाद बताया था हमने त्रा के बाद बताया था ज्ञा और श्रा, ये बताया था। तो का किस किस वर्णों के मेल से बनेगा, सॉरी छा किस किस वर्णों के मेल से बनेगा, छा बनेगा का, धन, सा, इसके मेल से बनेगा छा वर्ण। तो आप ये हमारे लेक्चर में जाके देख सकते हैं, हमारी जो वर्णमाला की क्लास है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। हमने आपको संयुक्त व्यंजन भी पूरे डिटेल में पढ़ा है कि चारों कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, और ये किस किस शब्दों के योग से बनते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको हिंदी वर्णमाला नाम से लेक्चर मिल जाएगा। 2 लेक्चर हैं, एक स्वर का अलग, एक व्यंजन का अलग। तो फर्स्ट सेकंड करके दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे कहेंगे हम अकारांत। अकारांत मतलब आ से उसका अंत हो रहा है, अकारांत कहा जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न बनता है कि जिन शब्दों के अंत में उ आता है तो उसे कहेंगे उकारांत, याद रखिएगा। और जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे कहेंगे इकारांत। तो ये तीनों याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। कौन कौन से, जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उसे अकारांत, जिन शब्दों के अंत में उ आएगा उसे उकारांत, और जिन शब्दों के अंत में ई आएगा उसे इकारांत कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, हमने अभी आपको बताया था कि कौन कौन से, ता वर्ग और ला और सा जो रहते हैं, ता वर्ग और ला और सा जो रहते हैं वो दंत से बोले जाते हैं, बाकी दंत से नहीं बोले जाते। तो ता वर्ग में कौन सा आता है, ता, था, दा, धा, ना। तो ता, था, दा, धा, ना, तो ये ता वर्ग में हो जाएगा। बचा ये टा, तो ये दंत में नहीं आएगा। तो टा किस ध्वनि में आता है, टा आता है मूर्धन्य ध्वनि में, मूर्धन्य ध्वनि में टा आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया 2 व्यंजनों के मेल से बनता है संयुक्त व्यंजन। अभी आपको पिछले ही प्रश्न में बताया था कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा ये ज्ञा, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। और ये दोनों हो जाएंगे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी इसे कहते हैं। और हम ये बताएंगे कि ज्ञा जो बनता है किन किन वर्णों के मेल से बनता है। ज्ञा बनेगा आपका जा,
धन इयां, इनके वर्णों के मेल से बनता है कौन सा, ज्ञ बनता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो बताई गई है वो हमने आपको बताया था कि 33 मूल व्यंजन बताए गए हैं, तो आप 33 में टिक कर देंगे कि 33 मूल व्यंजन होते हैं। इसके अलावा क, ग, ज, फ, ये जो है इसमें नीचे यहाँ पे नुक्ता लगेगा, इन दोनों में नुक्ता लगाना भूल गए, तो इन दोनों में नुक्ता लगेगा। क, ग, ज, फ, ये ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये ध्वनियाँ हो जाएंगी अरबी और फ़ारसी भाषा की। हमने बताया था, ये हमने कब बताया था, जब हमने आपको व्यंजन पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि कुछ आगत व्यंजन होते हैं, जैसे का, ये तो सब लिखे हुए हैं, इसके अलावा एक खा और उसमें भी नुक्ता लगा रहता है। ये सब जो होते हैं ये आगत व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन क्या होते हैं, जो किसी दूसरी भाषा से हमारे भाषा में आए हों उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। तो ये जो सब आए हैं ये अरबी फ़ारसी भाषा से आए हैं, तो याद रखिएगा कि अरबी फ़ारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं। जैसे हमने आपको बताया था जफ़र, इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन हम कहेंगे जब ज़फ़र तो इस तरीके से जफ़र लिखा जाएगा, ज़फ़र। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन निम्न में से नहीं है, कौन सा नहीं है, हमने आपको संयुक्त व्यंजन कौन कौन से बताए थे, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो आपको छा, त्रा, ज्ञा तो ये मिल ही रहे हैं, लेकिन सा जो है ये नहीं मिल रहा, तो सा इसमें से संयुक्त व्यंजन में नहीं होगा, तो यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, छा ध्वनि किस वर्ग में आती, छा ध्वनि आती है चा वर्ग में, चा, छा, जा, झा और इया। तो हमने चा वर्ग किसमें बताया था, सबसे पहले का वर्ग होता है कंठ में और चा वर्ग तालु में, तो जो छा ध्वनि है वो तालव्य हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कौन अयोगवाह है। हमने आपको बताया था कि अयोगवाह दो होते हैं, कौन कौन से, एक अंग, एक आहा। अंग को कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग, तो ये इसमें विसर्ग दिया हुआ है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा अयोगवाह दो ही होते हैं हिंदी वर्णमाला में, अंग और आहा, यानी अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर जो होता है हमने आपको क्या बताया था, पश्च स्वर जो होता है वो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। हमने जीभ के भाग के आधार पर 3 भागों में स्वर को बांटा था। किस किस भागों में बांटा था, एक अग्रस्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर हिंदी वर्णमाला के पहले जो इसमें पहला भाग दिया है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, आपको स्वरों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि जीभ के भाग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मुंह खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ओंठ की आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आगत स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, आपको सब वहाँ पर मिल जाएगा। तो हमने आपको जीभ के भाग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर बताए थे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में हमने क्या बताया था, अग्रस्वर में हमने एक ट्रिक बताई थी अग्रीय, अग्रीय हमने आपको ट्रिक बताई थी, तो जिसमें से हमने कहा था अग्र हटा दो तो बचा ई है, तो ई के हम दोनों रूप लिख देंगे, कौन से स्वर में, अग्रस्वर में ई के दोनों रूप और ए के दोनों रूप अग्रस्वर में लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा मध्य स्वर, मध्य स्वर हमने बताया था कि मध्य स्वर कौन सा होता है, आ जो है वो मध्य स्वर होता है। इसके अलावा बाकी बचे जो भी हैं वो हो जाएंगे पश्च स्वर में। बचा कौन, बड़ा, एक मिनट, कौन कौन सा बचा, बड़ा बचा, ऊ बचा, बड़ा ऊ बचा, ओ बचा और औ बचा। तो इसमें से पश्च स्वर ये सब हैं, तो इसमें से जो आ है बड़ा आ वो इसमें दिया हुआ है, तो हम बड़ा आ को कहेंगे कि यही पश्च स्वर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, घा किस वर्ग में आता है, का वर्ग में आता है, का, खा, गा, घा, तो इसका हो जाएगा
सॉरी दंत नहीं, का किस वर्ग में आता है, का, घा किस वर्ग में आता है, का, खा, गा, घा, तो ये हो जाएगा का से कंठ, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग कौन सा होता है? हमने आपको बताया टा वर्ग होता है टा, ठा, डा, ढा, अणा। तो टा, ठा, डा, ढा, अणा हो जाएगा। तो ये जो घा है इस वर्ग में नहीं है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा गया, टा वर्ग में नहीं है, तो बताएंगे घा। नेक्स्ट पर है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो है हमने आपको बताया है 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, मतलब 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक अघोष, एक सघोष। हमने बताया था अघोष में याद रखिएगा 1, 2 और सघोष में 3, 4, 5। और अघोष में जो है 1, 2 के साथ आएंगे सा, सा और सा, ये 3 आ जाएंगे उस व्यंजन के, और जो हा रहेगा वो सघोष में आ जाएगा। तो सा, सा, सा में ये आ रहा है सा इस इधर पर, तो ये जो है अघोष वर्ण यही हो जाएगा सा। ये जो हा है ये घोष वर्ण रहेगा, जा भी घोष वर्ण और आ भी घोष वर्ण में आएगा, क्योंकि जो सारे स्वर होते हैं वो घोष होते हैं यानी सघोष होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? हमने आपको ऊपर बताया ज्ञा जो बना है जा, धन, या के संयोग से ज्ञा बना हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यदि हम छा ऐसे देखेंगे तो हम सब गलत कर देंगे, छा, त्रा, ज्ञा, तो हमारे हिसाब से गलत हो जाएगा। लेकिन जो हिंदी वर्णमाला में उसके हिसाब से जो छा आता है वो का के बाद आता है, याद रखिएगा, का के बाद छा आता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है छा, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका और कई लोग गलत करते हैं। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आप भी गलत करके चले आएंगे या फिर छोड़ देते हैं, माइनस मार्किंग वगैरह ज़्यादा होती है तो छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा ये गलती ना हो पाए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अभी हमने आपको क्या बताया, छा किससे बनता है? का, धन, सा से बनता है छा। तो ये जो दोनों से मिलकर बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वर्ण कहेंगे, याद रखिएगा। तो संयुक्त वर्ण में आती है छा ध्वनि। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो हमने अभी आपको बताया कि अघोष और सघोष यानी घोष 2 वर्ण होते हैं। तो अघोष में क्या होता है 1, 2 प्लस सघोष में 3, 4, 5 प्लस अघोष में क्या रहता है सा, शा और सा भी रहता है। इसमें रहता है हा, इसका ऊष्मी व्यंजन यानी संघर्षी व्यंजन का हा इसमें आ जाता है, प्लस अंतस्थ व्यंजन सब आ जाते हैं सघोष में, या, रा, ला और वा, प्लस सारे स्वर आ जाते हैं। तो देखिए स्वर में से कोई इसमें नहीं है, ना ही या, रा, लावा में है कोई, ना ही हा में है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा जो हमने आपको बताए थे इस तरीके से कचप तप जब हमने आपको लिखे थे तो इस तरीके से का वर्ग के 5, चा वर्ग के 5, टा वर्ग के 5, ता वर्ग के 5 और पा वर्ग के 5। आप हमारी जो लेक्चर पढ़ा हुआ है उसमें आप जाके देख सकते हैं किस प्रकार हमने आपको सब बताए थे। तो इसमें जो है हमने आपको बताया था अघोष में 1, 2 और सघोष में 3, 4, 5। तो इसमें सघोष यानी घोष वर्ण यानी सघोष पूछा गया है। तो पहला दूसरा जो आएगा वो नहीं होगा कोई। का, खा जो आता है दूसरे में आता है, चा ये पहले में आता है, टा, ठा ये दूसरे में आता है, तो ये तीनों नहीं होंगे। माँ रहेगा कैसे? माँ किस में आता है? पा, फा, बा, भा, माँ ये 5वें नंबर पे आता है। तो 5 ये देखिए 345 लिखा था तो 5वां इस पे रहेगा। तो ये जो हो जाएगा कौन सा घोष वर्ण यानी सघोष वर्ण है, तो माँ हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? हमने आपको बताए थे अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंगा, या, अणा, ना और माँ। ये कौन से होते हैं? अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहते हैं इन्हें, और ये वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। तो ये आप कर देंगे, सही टिक कर देंगे, वर्ग के पंचमाक्षर। नेक्स्ट पर चलते हैं।
अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक या नासिक के व्यंजन आप समझ सकते हैं, ये केवल नाक से बोले जाते हैं, तो इसका संबंध जो है केवल नाक से होता है, तभी इनका नाम नासिक व्यंजन भी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? या, रा, ला, वा जो हैं हमने आपको बताया था अभी कि अंतस्थ व्यंजन है। कौन से? या, रा, ला और वा। तो याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो आप बता ही सकते हैं स्वर कौन से होते हैं। 11 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ऋषि, ए, ओ, औ, ये स्वर होते हैं। तो इसमें इया जो है ये व्यंजन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तालव्य व्यंजन है। हमने आपको बताया तालव्य व्यंजन, कौन सा वर्ग तालव्य व्यंजन में आएगा? तालव्य व्यंजन में आएगा आपका चा वर्ग। याद रखिएगा, चा वर्ग तालव्य में आएगा। का वर्ग कंठ में, फिर उसके हल्का सा आगे आते हैं, कंठ के आगे आएंगे तो हम तालु पड़ेगा, तो इस का वर्ग के आगे चलेंगे तो चा वर्ग पड़ेगा। तो ये हो जाएगा चा, छा, जा, झा और इया भी ये तालव्य व्यंजन में आएगा। पूरा चा वर्ग ही आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और इया को हम नासिक व्यंजन में भी कह सकते हैं, लेकिन आएगा तालव्य में ही। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से? अल्प प्राण में हमने आपसे कौन सा बताया था कि हमने क्या बताया था? प्राण वायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो इसमें हमने जैसे अघोष और सघोष में आपको बताए थे कोड, वैसे ही अल्प प्राण में बताया था। अल्प प्राण में हमने कहा था 135 याद रखिएगा और महाप्राण में 24 याद रखिएगा। तो इसमें जो 135 है तो हम बोल के देखते हैं कौन सा होगा। था कहाँ पे आता है? था 2 में आता है। धा आता है 4 में, तो 2 4 ये वाला नहीं होगा। का और गा, का आता है पहले में और खा और गा ये 1 3 ये वाला अल्प प्राण हो जाएगा। बाकी चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो यही जो है यही अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में हमने आपसे क्या बताया था? मूर्धन्य व्यंजन में हमने बताया था कि आपसे कि ये रहेगा, टमाटर महंगे हो गए हैं, ऋषि को बुलाकर हमें हवन कराना पड़ेगा। तो टावर्ग जो है टमाटर से टावर्ग आता है। तो टावर्ग यहाँ पे कौन सा दिया है? कौन सा दिया है टावर्ग के? टावर्ग के हो जाएंगे टा, ठा, डा, ढा, ना। तो डा, ढा पहले में दिया है, तो यही हो जाएंगे मूर्धन्य व्यंजन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि आप जानते हैं का वर्ग होता है जो वो कंठ ध्वनि होती है। तो का, खा ये दिया है, तो इसमें ये कंठ ध्वनि हो जाएगी का और खा, यानी का वर्ग जो है वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमने आपको जो लेक्चर लिए हैं उसमें पूरा बताया कि कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, कौन सी ट्रिक उसमें हम यूज करके याद कर सकते हैं, ये सब बताया कि स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है, व्यंजनों का उच्चारण स्थान कौन सा है, संयुक्त स्वरों का कौन सा है, ये सब हमने आपको बताए हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं याद रखिएगा। तो हम बताएंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हमने आपको बताई हुई थी परिभाषा जब शुरुआत की थी वर्णमाला, जो लेक्चर में बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये प्रश्न आ भी चुका है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है वर्ण या ध्वनि भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। जब लिखित रूप किया जाएगा तो वर्ण, जब मौखिक बोलेंगे तो हम ध्वनि कहेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सा, 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 हा ये कौन से व्यंजन है? हमने आपसे बताया था स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। सा, सा, सा और हा स्पर्शी व्यंजन क्यों हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, सॉरी स्पर्श, एक मिनट, स्पर्श संघर्षी तो नहीं होगा, हाँ ऊष्मी संघर्षी होते हैं, सॉरी ये थोड़ी गड़बड़ा गया। सा, सा, साहा कौन सी व्यंजन है? सा, सा, साहा हैं वो रहेंगे, इन्हें ऊष्मी व्यंजन कहते हैं या इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं।
तो हम बताएंगे इसका क्या होगा, संघर्षी व्यंजन। इन्हें संघर्षी व्यंजन या ऊष्मी व्यंजन क्यों कहते हैं? ये कहते हैं क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है मुंह से टकराकर गर्मी यानी ऊष्मा पैदा करती है, तो उसे हम ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। बोल के देखिए, सा हा। तो याद रखिएगा, ये जो सा हा हैं ये इस संघर्षी व्यंजन है। और इसी के साथ साथ अगर ऊष्मी व्यंजन भी पूछे जाएं तो यही चारों ऊष्मी व्यंजन भी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। हमने आपको द्वित्व व्यंजन का क्या बताया था कि द्वित्व व्यंजन वहाँ वो होता है जहाँ पर लगातार दो व्यंजन आ जाएं। तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जहाँ पर लगातार दो व्यंजन आ जाएं। जैसे दिल्ली, इसमें ला की पुनरावृत्ति हो रही, 2 बार आ रहा है, तो दिल्ली में ही, दिल्ली शब्द में ही द्वित्व व्यंजन हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं। देखिए इलाहाबाद, पुनः, उत्साह, इनमें किसी में व्यंजन की पुनरावृत्ति नहीं है, केवल दिल्ली में ही है। तो इसमें दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। इसका हम और द्वित्व व्यंजन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सज्जन, ये द्वित्व व्यंजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कच्चा, ये द्वित्व व्यंजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्ण कौन से हैं। तो ये अभी हम शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, हम आपको बता चुके हैं कि अंग और आहा ये हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्ण हैं। अंग को कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग। इनकी संख्या 2 है अयोगवाह्य की। नेक्स्ट पर चलते हैं। ए और अय क्या कहलाता है, वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए आय, आप जानते हैं कि ए आय क्या होते हैं, ये होते हैं संयुक्त स्वर। ए आय क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो होते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर रहेंगे तो यानी 2 चीज़ों की इसमें आवश्यकता पड़ेगी बोलने में। तो बोलने में जब 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़े, 2 की सहायता से बोलेंगे, तो हम 2 की सहायता से बोल लेते हैं। 2 की सहायता से बोलेंगे तो 2 किसमें दिया, मूर्धन्य, नासिक, ओष्ठ, ये तीनों एक एक दिए। कंठ, तालव्य, इसमें 2 दिया है, तो ये 2 सही हो जाएगी। इसे तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से किया है, लेकिन अब हम देख लेते हैं ए को कैसे हम लिखते हैं। ए को लिखते हैं आ धन ई। तो आ जो बोलते हैं वो हम कंठ से बोलते हैं और ई बोलते हैं हम तालव्य से। तो कंठ प्लस तालव्य यानी आ प्लस ई, यानी कंठ प्लस ताल, आ प्लस ई बराबर अय, और ये कंठ प्लस तालव्य बराबर कंठ तालव्य हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है, हमने आपको बताया था 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, 33 व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह्य होते हैं। इस प्रकार टोटल 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट यही आखिरी क्वेश्चन था, तो आज का हमारा एक क्विज यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब हम नेक्स्ट क्विज लेकर आएंगे आपके लिए। वर्तनी शुद्धि हमने आपको पढ़ाई है, तो इसका जो नेक्स्ट क्विज रहेगा हिंदी में, वो हम आपको वर्तनी शुद्धि लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।